हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश चुनाव से पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, नेपाल सीमा से भारत में बड़ी घुसपैठ की कोशिश, जिसके बाद दोस्तों भारत ने उठाया बड़ा कदम। तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने कही बेबुनियाद बात, कहा भारत में टीम भेजना सुरक्षित नहीं लगता। बताएंगे कैसे भारत को असुरक्षित देश बताने के प्रयास कर रहा है दोस्तों बांग्लादेश, जबकि वहाँ फिर एक और नए हिंदू व्यक्ति की मौत की बड़ी खबर आई है दोस्तों। सीधे सर में मारी गई है गोली। बताएंगे 3 हफ्तों में ये कितनी बड़ी घटना है। तो वहीं अमेरिका की अदालत में गरजे निकोलस मादुरो क्या कहा दोस्तों ट्रंप के खिलाफ और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर। वहीं दोस्तों मादुरो के बेटे भी बौखलाते नजर आए हैं। उन्होंने वहां से वेनेजुएला से अपने पिता को दे दिया बहुत बड़ा मैसेज। तो वहीं मादुरो की गिरफ्तारी पर यूनाइटेड नेशन में मच गया हंगामा। अमेरिका का जवाब सुनकर दोस्तों भड़क गया रशिया और चाइना। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, चौंका देने वाली भारत के लिए खबर बताएंगे, जहां CPEC 2.0 लॉन्च करने जा रहा चाइना। पाकिस्तान में खुशी की लहर, भारत के लिए भारी टेंशन। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लगातार भारत को डेवलप होते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहते और मानते कि अपना भारत आने वाले कुछ ही सालों के भीतर सुपर पावर कंट्री बन जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से पहले भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश तेज हो रही है और इसके लिए अब नेपाल सीमा को नया रास्ता बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक यह एक नया ट्रेंड है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी के कारण तस्कर यानी टाउट्स अब नेपाल मार्ग का सहारा ले रहे हैं। ये तस्कर बांग्लादेश में मौजूद नेटवर्क और भारत में सक्रिय उनके सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में फैली हिंसा ने भारतीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की गई। इन्हीं नाकामियों के बाद तस्करों ने नेपाल सीमा को वैकल्पिक रास्ते के रूप में चुन लिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल क्षेत्र से सटी नेपाल सीमा का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जा रहा है। फिलहाल संख्या कम है क्योंकि तस्कर जो है वो हालातों को परख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने चेता दिया है कि रास्ता सफल होते ही बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। दोस्तों ये तो रही बांग्लादेशी नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करने की खबर। वहीं आपको बता दें नेपाल में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे वीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, नेपाल में 2025 के जेनजी आंदोलन के दौरान तख्ता पलट के बाद अब 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने जा रहा है। हाल ही में वहाँ सांप्रदायिक घटनाएं भी देखने को मिली। शनिवार को दक्षिणी धनुषा जिले में एक मस्जिद में हुई तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके बाद होने वाले धार्मिक झगड़े को रोकने के लिए नेपाल के परसा जिले की स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को भारत के रक्सौल बॉर्डर से लगे वीरगंज शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। इसके लिए आदेश के मुताबिक शहर के पूर्व में बस पार्क, पश्चिम में सिरसिया ब्रिज, उत्तर में पावर हाउस चौक और दक्षिण में शंकराचार्य गेट तक फैले इलाके में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसे कंट्रोल में लिया जाएगा और कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों वही आपको बता दें, चौंका देने वाली खबर, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हुई हत्या, सिर में मारी गोली। 3 हफ्तों में 5वीं घटना है ये। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसे सिर में गोली मारी गई है। 3 हफ्तों के भीतर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये 5वीं घटना है। ये घटना जाशोर जिले में हुई है। घटना को लेकर इलाके में काफी ज्यादा तनाव है। जानकारी के अनुसार घटना मणिरामपुर उपजिला के कोपलिया बाजार स्थित वार्ड नंबर 7 में शाम 5:45 पर हुई। बता दें कि बांग्लादेश में कल ही एक हिंदू विधवा के साथ दरिंदगी की घटना भी हुई है। तो वहीं दोस्तों मारे गए युवक की पहचान 45 वर्षीय राणा प्रताप के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम तुषार क्रांति बैरागी बताया गया है। वो केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब राणा प्रताप बाजार में बैठा था तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। राणा के शरीर में कई गोलियां लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो पत्रकार भी था। दोस्तों गौरतलब
गौरतलब है कि बांग्लादेश में फैले तनाव के बीच हिंदुओं पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहला हमला दीपू चंद्र दास पर हुआ था, जिन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में पीट पीट कर मार डाला गया। इसके अलावा अमृत मंडल नाम के एक अन्य हिंदू युवक को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं म्यांमार सिंह जिले में हिंदू युवक ब्रजेंद्र विश्वास को गोली मार दी गई। इसके अलावा खोकन दास की भी भीड़ के हमले में मौत हो गई और अब 45 वर्षीय राणा प्रताप की भी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार 5वीं घटना है बांग्लादेश में। आपकी क्या है दोस्तों इस पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ पर हिंदू समुदाय कह ले या फिर अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, लगातार उनकी मौत की खबरें आ रही है, उन पर अत्याचार की खबरें आ रही है, जहाँ किसी भी तरीके से बांग्लादेश सेफ नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए, लोगों के लिए पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है बांग्लादेश में। अब इसी बीच दोस्तों जो खबर आपको हम बताने वाले हैं वो वाकई में आपको हंसा देगी दोस्तों। जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने बेबुनियाद बात करते हुए कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि भारत में हमको अपना टीम भेजना चाहिए, यानी कि भारत में टीम भेजना सुरक्षित नहीं लगता मेरे को। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट के संबंधों में इस समय काफी खटास आई हुई है, जहाँ दोनों देशों के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोले तो बीसीबी ने आईसीसी को लिखे एक पत्र में अनुरोध किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैच भारत में नहीं खेलना चाहता है और मुकाबले भारत से बाहर करवाए जाए। इस पर अभी तक आईसीसी का जवाब तो नहीं आया है। अब इस मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल इस्लाम का भी रिएक्शन, प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, क्रिकेट बज की रिपोर्ट के मुताबिक अमीनुल इस्लाम ने कह दिया है कि हमने बोर्ड के सभी निर्देशकों के बात करने के बाद आईसीसी को लेटर लिखा है। इससे पहले 2 बैठकें की और मौजूदा हालात में हमें भारत में अपनी टीम को भेजना सुरक्षित नहीं लगता। हमने आईसीसी के सामने अपनी बात रख दी है। हमारे लिए सुरक्षा एक मुख्य विषय है। उम्मीद है कि आईसीसी की तरफ से हमें जल्द ही मिलने के लिए बुलाया जाएगा और जहां अपनी चिंता व्यक्त कर सकेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल इस्लाम का अगला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह हमारे द्वारा भेजे गए ईमेल के जवाब पर निर्भर करता है। इस समय हमें नहीं पता कि आईसीसी की तरफ से क्या जवाब आएगा। यानी कि दोस्तों वो बांग्लादेश जहां पर आए दिन हमले होते हैं, आए दिन लोगों का कत्ल होता है और कोई सजा नहीं मिलती, आरोपी सरेआम घूमते रहते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं, उनको सजा दिलाने वाला कोई नहीं। आज वो बांग्लादेश दोस्तों भारत के लिए ऐसी बातें कह रहा है कि भारत में अपनी टीम भेजना सुरक्षित नहीं लगता। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस ऐसे बांग्लादेश को, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिगेज ने लिया शपथ, मादुरो फ्लोरेस को बताया नायक। जी हां दोस्तों, अमेरिका की तरफ से बंधक बनाए गए वेनेजुएला का अब 10 राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के उपराष्ट्रपति रह चुकी और ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने का वादा करने वाली डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की संसद भवन में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेल्सी रोड्रिगेज को उनके भाई नेशनल असेंबली के नेता जॉर्ज रोड्रिगेज ने शपथ दिलाई। दोस्तों शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने अपने दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि मैं अपने देश पर हुए अवैध सैन्य आक्रमण के बाद वेनेजुएला के लोगों पर हुए अत्याचारों के लिए शोक व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं 2 नायकों के अपहरण के लिए भी शोक व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस पीड़ा के साथ आई हूँ जो हमारी मातृभूमि पर हुए अवैध सैन्य आक्रामकता के बाद वेनेजुएला के लोगों को झेलनी पड़ी है। मैं उस दर्द के साथ आई हूँ जो हमारे 2 नायकों के अपहरण से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना रखा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इस देश की प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस। जी हाँ, अब उन्होंने अमेरिका से बदला लेने की कसम खा ली है दोस्तों, शपथ लेते ही कि वो इस गिरफ्तारियों का बदला लेंगी, इस अवैध अतिक्रमण का बदला लेंगी। वहीं न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए निकोलस मादुरो ने खुद को बेगुनाह बताया। सोमवार को उन्होंने जज के सामने दावा किया कि वो अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। मादुरो के वकील ने साफ कर दिया कि वे फिलहाल जमानत की कोई मांग नहीं कर रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस जेल के वर्दी और बेड़ियों में नजर आए। दोनों ने नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के सभी 4 आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट रूम में मादुरो काफी आक्रामक दिखे और कहा कि मुझे काराकस में मेरे घर से अगवा किया गया। जज ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। सुनवाई के बाद दोनों को दोबारा कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उन्हें काराकस से पकड़ा था। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे ने दिया भावुक बयान, कहा पापा देश सुरक्षित हाथों में है। जी हाँ
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस छिड़ गई। इसी दौरान वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने भावुक संदेश दिया और कह दिया कि देश सही हाथों में है पापा। गुएरा ने आगे कहा कि उनके पिता को अमेरिका ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि मादुरो को वापस वेनेजुएला लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाई जाए। मादुरो गुएरा ने ये बयान वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के स्थापना सत्र के दौरान दिया। यह सत्र उस अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के 2 दिन बाद हुआ जिसमें काराकास में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। मादुरो के बेटे ने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा कि देश अच्छे हाथों में है पापा। इस बयान को सत्ता समर्थकों के लिए भरोसे और विरोधियों के लिए सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं जैसा कि हमने आपको बताया, मादुरो की गिरफ्तारी पर यूनाइटेड नेशन में मचा हंगामा। अमेरिका ने कहा यह युद्ध नहीं कानूनी कार्रवाई है। तब ये जवाब सुनकर भड़क गया रशिया और चीन। दोस्तों बता दें, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस देखने को मिली। अमेरिका ने साफ कह दिया कि वेनेजुएला या उसकी जनता के खिलाफ कोई युद्ध नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे आपराधिक मामलों से जुड़ी एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ आक्रामकता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये बैठक सोमवार को बुलाई गई थी, जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई। अमेरिकी प्रतिनिधि वॉर्ज ने परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि वेनेजुएला या उसके लोगों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई किसी सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह वर्षों पुराने आपराधिक आरोपों से जुड़ी एक कानूनी कार्रवाई थी। हालांकि सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई। खास तौर पर इस बात पर चिंता जताई गई कि किसी संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से क्षेत्रीय हालात और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इस आपात बैठक का अनुरोध कोलंबिया ने किया था। कोलंबिया ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया। वहीं दोस्तों, रशिया ने अमेरिका पर और तीखा हमला बोला। रूसी राजदूत वाजिली नेबेंजिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति का अपहरण किया है और तत्काल रिहाई की मांग की है। नेबेंजिया ने कहा कि काराकास के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए अपराधों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व से मांग की है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के वैध राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। तो वहीं चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप राजदूत सुन लेई ने कहा कि बीजिंग अमेरिका के इस कदम से गहराई से स्तब्ध है और इसे दबंगई वाला व्यवहार बताया। सुन लेई ने कहा कि हम अमेरिका से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनको तुरंत रिहा किया जाए। चीन ने दो टूक कहा कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी बदलाव आए, वो लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों का हमेशा एक अच्छा मित्र और सहयोगी बना रहेगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, उधर स्विट्जरलैंड ने फ्रीज कर दी मादुरो की संपत्तियां। आखिर उसने क्यों ऐसा कदम उठाया, बता दें। स्विट्जरलैंड सरकार की फेडरल काउंसिल ने 5 जनवरी 2026 को बड़ा और अहम फैसला ले लिया। इस फैसले के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनसे जुड़े अन्य लोगों की स्विट्जरलैंड में मौजूद सभी संपत्तियों को तुरंत फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इन संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही देश से बाहर भेजा जा सकता है। फेडरल काउंसिल ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह कार्रवाई वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के किसी भी सदस्य पर लागू नहीं होगी। यह फैसला सिर्फ मादुरो और उनसे जुड़े कुछ खास लोगों तक ही सीमित है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मौजूदा हालात में कोई भी पैसा या संपत्ति स्विट्जरलैंड से बाहर ना जा सके। जैसा कि आप स्विस फेडरल गवर्नमेंट का ये ट्वीट देख पा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर किस कानून के तहत ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, फेडरल काउंसिल ने यह फैसला FIAA कानून के तहत लिया है। यह कानून विदेशी नेताओं और प्रभावशाली लोगों की अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को फ्रीज करने और बाद में वापस करने से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि भविष्य में अगर वेनेजुएला की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर उधर ट्रंप की धमकी के जवाब में ओपन चैलेंज हथियार उठाने को तैयार हो गए कोलंबियाई राष्ट्रपति। दोस्तों, वेनेजुएला के बाद क्या अब कोलंबिया की है बारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। इस बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोमवार को कह दिया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का मुकाबला करने के लिए हथियार उठाने को तैयार है। ट्रंप की धमकियों के जवाब में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति और पूर्व M19 गुरिल्ला सदस्य पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि
मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा हथियार नहीं छूंगा, लेकिन मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। दरअसल ट्रंप ने रविवार को पेट्रो को अपनी जान का ख्याल रखने की चेतावनी दी और उन्हें बीमार आदमी करार दिया जो कोकीन बनाना और अमेरिका को बेचना पसंद करता है। ट्रंप ने बिना सबूत के कोलंबियाई नेता पर ड्रग तस्करी में संलिप्तता का आरोप लगाया तथा उन पर और उनके परिवार पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए। वॉशिंगटन ने कोलंबिया को ड्रग्स के खिलाफ जंग में सहयोगी देशों की सूची से भी हटा दिया। सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबे पोस्ट में पेट्रो ने अपनी ड्रग विरोधी नीति की मजबूती का बचाव किया, लेकिन सैन्य आक्रमण की सीमा पर भी जोर दिया। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें चौंकाने वाली खबर, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहरा दी, कह दिया देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ये क्षेत्र। तो वहीं डेनमार्क की पीएम ने कहा धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहने की बात दोहराई। उससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में गुस्सा भड़क गया। ट्रंप ने सोमवार को एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। इससे पहले द एटलांटिक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा था कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। ऐसे में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की इस टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करना पूरी तरह बेतुकी है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को गलत और अपमानजनक बता दिया। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुछ ज्यादा ही आक्रामक रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं? बिना सोचे समझे वो फैसले ले रहे हैं और उनके ऐसे ऐसे फैसले, ये ऐसे ऐसे कदम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मोड़ सकता है पूरी दुनिया को। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अगली बेहतरीन खबर की, जहां CPEC 2.0 लॉन्च करने जा रहा चीन। पाकिस्तान में मची खुशी की लहर, भारत के लिए बड़ी टेंशन भरी खबर दोस्तों। चीन और पाकिस्तान जो है वो अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के एक अपग्रेडेड वर्जन CPEC 2.0 लॉन्च करने पर सहमत हो गए हैं। यह सहमति चीन और पाकिस्तान में व्यापक बातचीत के बाद बनी है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जी हाँ, CPEC 2.0 के जरिए चीन पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे का और विस्तार करेगा, जिसमें सड़क मार्ग के अलावा रेल नेटवर्क और हवाई अड्डों का निर्माण भी शामिल है। CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। ऐसे में यह पहले से ही भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करती है। अब CPEC 2.0 से भारत की परेशानी और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। सोमवार को पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों के रणनीतिक संवाद के 7वें दौरे के बैठक के बाद जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में दोनों पक्षों ने रणनीतिक और राजनीतिक सहयोग और रक्षा और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने साझा हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की और रणनीतिक संचार बढ़ाने, रणनीतिक आपसी विश्वास को गहरा करने, सामान्य हितों की रक्षा करने और दोनों देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, साथ ही क्षेत्र और उससे परे शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। तो वहीं आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दे दी टैरिफ लगाने की बहुत बड़ी धमकी। अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता तो पूरी बात आपको बता दें 5 जनवरी को एक बार फिर रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दोस्तों ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल लेना बंद नहीं करता है तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे इंसान है और वो मुझे खुश करना चाहते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भारत को रूसी तेल मामले पर जरा अलग तरीके से धमकी दी है। एक तरफ ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हुए कह दिया कि वो एक अच्छे इंसान हैं और वो मुझे खुश करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मोदी को पता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना जरूरी है। वे ट्रेड करते हैं और हम उन पर तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अलग लहजे में इस बार ट्रंप ने भारत को धमकी दी। दोस्तों इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी किसी देश से तेल खरीदा है अमेरिका ने टांग अड़ाया ही अड़ाया है। हालांकि ट्रंप इस बार कुछ ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। यानी कि ईरान, इराक हो या फिर रशिया, हर मामले में भारत के आगे पैर अड़ाया है। दोस्तों अमेरिका ने आपकी क्या इस पर राय? साथ ही साथ आपको बता दें पाकिस्तान की एक बार फिर उड़ी खिल्ली ट्रायल में टारगेट भेद नहीं पाई तैमूर मिसाइल। दोस्तों तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में भारत से खुद की तुलना करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर से दुनिया के सामने पोल खुल गई। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा झटका खाने के बाद से ही पाकिस्तान अपनी सेना को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने में लगी हुई है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान वायुसेना ने 3 जनवरी को अपने स्वदेशी तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को फ्लाइट टेस्ट किया, जिसे राष्ट्रीय गौरव तक बताया गया था। हालांकि ट्रायल के
दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है। दोस्तों ISPR ने दावा किया कि तैमूर मिसाइल दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को भेद सकती है। मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसकी वजह से रडार भी इसे नहीं पकड़ पाता। हालांकि वीडियो में इस दावे की पोल खुल गई और मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भारत की स्कैल्प का जवाब देने निकली थी पाकिस्तान की मिसाइल खुद ही फिसल गई। जी हाँ, गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ तेज हो रही है, जहां भारत ब्रह्मोस और परलय जैसी मिसाइलों से आगे है, जबकि पाकिस्तान का ये सफल टेस्ट अब मजाक बन चुका है। तैमूर मिसाइल की बात करें तो इसे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस बोले तो GIDS और एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स ने बनाया है, जो 1200 किलो वजनी सब सोनिक मिसाइल है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन, GPS, टेरेन मैपिंग और इंफ्रारेड सीकर है, जो जमीन समुद्र दोनों पर प्रिसाइज स्ट्राइक दे सकता है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें क्या ईरान में होने वाला है कुछ बड़ा। भारत सरकार ने जारी कर दी ट्रैवल एडवाइजरी। जी हाँ, वेनेजुएला के बाद अब ईरान में बड़ी संकट की खबर। दोस्तों पिछले सप्ताह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसके मद्देनजर भारत ने सोमवार को अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा करते समय सावधानी बरतने तक का आग्रह कर दिया। केंद्र ने भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। यात्रा सलाह में आगे कहा गया है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और पहचानकर्ताओं को उचित सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए और समाचारों के साथ साथ तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी चाहिए। आपको बता दें कि ईरान में लगातार 9वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो ईरानी अधिकारियों को बहुत कड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों इस प्रदर्शन में अब तक कम से कम 19 प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के एक सदस्य की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें कड़ी टक्कर देगा। जी हाँ, इसी बीच ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।